मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मुकाबला जो भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे खेला जाएगा। और इस मुकाबले को संडे को सुपर संडे बनाने के लिए दोनों टीमें जुटी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को बढ़त है 1-0 की, 5वीं रैंकिंग है हालांकि उसकी दुनिया में, और दुनिया की नंबर 1 टीम इंग्लैंड को उसने हराया है पहले वनडे मुकाबले में। जाहिर सी बात है उसके हौसले बुलंद हैं। इंग्लैंड की कंडीशंस और इंग्लैंड की कंडीशंस में दुनिया की नंबर 1 टीम को हराना वास्तव में काबिले तारीफ बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, जहां जो उसके ग्रे एरियाज थे, वहां उसने बहुत काम किया, इतना काम किया कि वो ग्रे एरिया उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एडम ज़ैम्पा की, मैं बात कर रहा हूं ग्लेन मैक्सवेल की, मैं बात कर रहा हूं मिचेल मार्श की। जी हाँ, मिचेल मार्श ने, आपको याद होगा, T20 में जो वापसी की थी, पिछला ही मुकाबला जो T20 का खेला था उसमें मैच जितवाया था। हालांकि बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत नहीं थी, और वो वैसे भी पिच पर खूंटा गाड़कर, जिसे कहते हैं ना लंगा डालकर खेलना, वो उस तरह से खेलने में माहिर हैं। वही कुछ उन्होंने पिछली बार भी किया T20 में, अपनी टीम को महत्वपूर्ण मुकाबले में उन्होंने जिताया, और यहाँ पर भी उन्होंने वनडे में भी अपनी टीम को जिताया, बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ भी कोई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। और तो और उन्होंने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी कर डाली, और जिस तरीके से उन्होंने ये पार्टनरशिप को अंजाम दिया, खासकर ग्लेन मैक्सवेल के साथ, वो काबिले तारीफ था, वही निर्णायक साबित हुआ। ग्लेन मैक्सवेल का जो T20 क्रिकेट में फ्लॉप शो था, वो अचानक मैच विनर के तौर पर तब्दील हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा साइन है, बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो इस तरह से ज़ैम्पा, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, इन सब खिलाड़ियों का चलना, एक साथ चलना, ऑस्ट्रेलिया को की तमाम जो कमजोरियां हैं उस पर एक तरह से उसने पर्दा डाल दिया। जिस तरह से वार्नर फिंच खेलते हैं, स्मिथ खेलते हैं उसके बाद, और उसके बाद लेबुशेन आते हैं। स्मिथ हालांकि इंजरी के शिकार हो गए, उनको बाहर बैठना पड़ा, और कब तक वो फिट होंगे ये भी कहना भी मुश्किल है। लेकिन लेबुशेन जो हैं वो इस बार नहीं चल पाए, और उन सब की कमी को इन लोगों ने पूरा कर दिया, इन खिलाड़ियों ने, जिनका भी मैंने आपको जिक्र किया। और गेंदबाजी में हेजलवुड एक नई सनसनी के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। पहले ये माना जा रहा था कि हेजलवुड जो है वो कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड की कंडीशंस हैं वहाँ के तो अनुकूल है उनकी गेंदबाजी, लेकिन वो बहुत महंगे साबित हो सकते हैं, ऐसा एक डर था कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के मन में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, रनों पर अंकुश भी लगाया, विकेट भी चटकाए, 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए। उसके अलावा ज़ैम्पा जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, बहुत महंगे साबित हो रहे थे, उन्होंने 4 विकेट चटकाए। तो इस तरह से वार्नर, फिंच, लेबुशेन के ना चलने के बावजूद अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो ये बहुत अच्छा साइन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और स्मिथ वैसे ही मौजूद नहीं थे टीम में, और कमिंस थोड़े से महंगे साबित हुए, उस पर काम करने की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया को। और वहीं अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो वहाँ सैम बिलिंग्स ने अपने करियर बेस्ट नॉक खेला, सेंचुरी बनाई। सेंचुरी बनाने के बावजूद अपनी टीम को जिता नहीं पाए, और जॉनी बेस्टो के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप रही, बेस्टो ने 84 रन का योगदान दिया। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी अकेले पड़ गए, और अगर साथ में बल्लेबाजों का सहयोग होता तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड अच्छी टफ फाइट देता। और 19 रन से जो हारा है इंग्लैंड, वो कई सवाल भी खड़े करता है कि खासकर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बटलर जो इनफॉर्म प्लेयर हैं, बहुत उम्दा प्ले खेलते हैं, उनको नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए क्यों भेजा गया। भाई ओपनिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे, ओपनिंग स्लॉट में वो जब चल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, शायद इसलिए कि जेसन रॉय को खिलाना था। जेसन रॉय फिट होकर आ गए हैं टीम में, तो ये एक अच्छा साइन है। इंग्लैंड के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। और अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें, गेंद थोड़ा सा रुक कर आती है यहाँ पर, इसी वजह से ज़ैम्पा को यहाँ 4 विकेट मिले, राशिद को मिले 2 विकेट, और मोइन अली हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि यहाँ टिककर खेलने वाला प्लेयर, जो लंबी पारी खेलने वाला प्लेयर, अपने विकेट के महत्व को समझने वाला प्लेयर, वो ज़्यादा चल सकता है। उसके लिए ये पिच काफ़ी अनुकूल साबित हो सकती है। तो दूसरे वनडे में यही उम्मीद करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया एक यूनिट की तरह खेलेगा, जैसा कि उसने T20 में जो उसकी पराजय हुई है, उस पराजय का उसको हिसाब चुकता करना है। वह इंग्लैंड की टीम को अब देखना होगा कि सामूहिक प्रयास करना होगा, खासकर बल्लेबाजी में, क्योंकि सैम बिलिंग्स और जॉनी बेस्टो दोनों की बल्लेबाजी से ही काम चलने वाला नहीं है। आपको कुछ मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला कोई ना कोई प्लेयर चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टॉइनिस को डेवलप कर लिया है, उनको नंबर 3 पर भेजा जाने लगा है, और नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी का परिचय दिया, जो मैं समझता हूँ दोनों टीमों के बीच का एक तरह से बड़ा अंतर साबित हुई, क्योंकि बल्लेबाज का काम ही है बल्लेबाजी करना, रन बनाना। लेकिन अगर कोई ऑलराउंडर या नीचे के क्रम का कोई बल्लेबाज ऊपर आकर
बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर बल्लेबाजी से रन बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो टीम के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित होता है और वही एसेट साबित हुए स्टोइनिस पहले मुकाबले में। तो उम्मीद करनी चाहिए दूसरे मुकाबले में जो खिलाड़ी फॉर्म में आए हैं, इन फॉर्म हुए हैं, वो अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रखेंगे और इंग्लैंड के जो मध्यक्रम है, जो बहुत ही मजबूत माना जाता है, चाहे वो जहाँ पर वह डेविड मलान हो या अन्य जितने भी खिलाड़ी हैं, मॉर्गन हैं, ये सब का रिदम में आना, लय में आना बहुत ज़रूरी है। और यदि उनमें से 3 या 4 खिलाड़ी भी निकल गए, अच्छा खेल गए, तो फिर इंग्लैंड को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर उसकी कंडीशंस पर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।